नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो 18 जुलाई 2024 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस से 2 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.5 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा, क्योंकि एक प्रश्न 0.5 मतलब आधे अंक का है। तो 16 अंक प्राप्त करना है तो 32 प्रश्न सही करना होगा। ध्यान रखना, सेकंड ईयर में सभी पेपर में आपको 32 प्रश्न सही करना है, ठीक है। और 201, 202 में 32 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। 203, 4, 5 में 16 अंक प्राप्त करना है, क्योंकि ये आधे अंक मतलब उसके उधर 80 अंक हैं। 201, 202, 203, 4, 5 40 अंक हैं। तो दोस्तों प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। आप लोग ध्यान रखना, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 203 दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। आप जस्ट नीचे क्लिक करेंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर, तो सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं सभी को, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पहले से क्लियर कर दूँ, इस पेपर मतलब 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन, इसके सारे प्रश्न प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे, तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए। पहला प्रश्न है, निम्न से कौन सा अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है? ए डिसलेक्सिया, बी डिस्ग्राफिया, सी हाइपरलेक्सिया, डी डिस्कैल्कुलिया। तो आप लोग ध्यान रखना, पूछ रहा है अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखना अक्षमता से 3-4 प्रश्न इस पेपर में हर बार पूछता है, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी डिस्ग्राफिकल। डिस्ग्राफिया है लेकिन डिस्ग्राफिकल नहीं है, ठीक है। तो डिसलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया और डिस्कैल्कुलिया ये तीनों हैं, लेकिन बी नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी। डिस्ग्राफिकल मतलब आपत्तिजनक। हाइपरलेक्सिया एक सिंड्रोम है जिसमें बच्चे अक्षर संख्याओं से आकर्षित होते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट है आप ध्यान रखना, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिस्कैल्कुलिया गणितीय समस्या, डिसमॉर्फिया भ्रम की समस्या, किसी में अंतर नहीं कर पाते हैं, डिस्फेसिया बोलने की समस्या, डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, डिस्थेमिया तनाव से संबंधित, ऑटिज्म सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता, ऑफेसिया भाषा से संबंधित क्षमता। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, खासकर 3 पॉइंट शुरू किया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिस्कैल्कुलिया तीनों याद होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण है ये ध्यान धारणा की कमी, बी अलग सोच, पढ़ने में प्रभावशीलता, सी पढ़ने में क्षमता, डी दोहरावदार लोकोमोटर क्रियाओं में व्यस्त। सही जवाब हो जाएगा 2 का सी। कौन सा ग्रसित बच्चों का प्राथमिक लक्षण है? तो पढ़ने में अक्षमता। अगला प्रश्न है, सफल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है, ए क्षमता निर्माण का अभाव, बी अभिभावकों की कोई भागीदारी नहीं, सी अलगाव, डी संवेदीकरण। सफल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है, सही जवाब हो जाएगा डी संवेदीकरण। अगला प्रश्न है, दृष्टिहीन बालकों को वही अध्यापक पढ़ा सकता है जो एक बुद्धिमान हो, बी अधिक पढ़ा लिखा हो, सी विशेष रूप से प्रशिक्षित हो, डी संवेदनशील हो। तो दृष्टिहीन बालकों को कौन पढ़ा सकता है? सही जवाब हो जाएगा सी विशेष रूप से प्रशिक्षित हो। अगला प्रश्न हो, निम्न में से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? ए विशिष्ट विद्यालय, बी एकीकृत विद्यालय, सी समावेशी विद्यालय, डी उपयुक्त सभी। तो निम्न से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना, ए विशिष्ट विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिससे क्रियाएं संबंधित हैं, ए भूमिका निर्वहन से, बी प्रत्यय संप्राप्ति से, सी शाकाहारी अधिगम से, डी मस्तिष्क उद्दीलना से। सही जवाब हो जाएगा सी शाकाहारी अधिगम से। अगला प्रश्न है,
समावेशी शिक्षा में छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देते समय कौन सा बिंदु ध्यान में रखना चाहिए? ए, सामान्य छात्रों को अलग समूह में रखना चाहिए। बी, विशिष्ट छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ समूह में रखना चाहिए। सी, विशिष्ट बालकों को प्रोजेक्ट नहीं देना चाहिए। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 7 का बी, विशिष्ट छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ समूह में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक के चुनाव की विधि है। ए, निष्पत्ति परीक्षण। बी, व्यक्तिगत प्रशिक्षण। सी, विशेष विद्यालय व कक्षाएं। डी, नेतृत्व का अवसर देकर। तो प्रतिभाशाली बालक के चुनाव की विधि है, सही जवाब हो जाएगा 8 का ए, निष्पत्ति परीक्षण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पद्धति अधिगम बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? ए, व्यवहारिक निर्देशन पद्धति। बी, व्याख्यान पद्धति। सी, पाठ्यवस्तु पद्धति। डी, पुनरावृत्ति पद्धति। सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, व्याख्यान पद्धति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि कक्षा में मंद अधिगामी बच्चे की पहचान करने के लिए उपयुक्त नहीं है? ए, व्यक्तित्व परीक्षण। बी, बुद्धि परीक्षण। सी, अभिवृत्ति परीक्षण। डी, शैक्षिक परीक्षण। कौन सी विधि कक्षा में मंद अधिगामी बच्चों की पहचान करने के लिए उपयुक्त नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, व्यक्तित्व परीक्षण। अगला प्रश्न है, जब विशिष्ट छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें पूर्व निहित संरचना में ढाला जाता है तो वह ए, विशिष्ट शिक्षा। बी, एकीकृत शिक्षा। सी, ऋणात्मक शिक्षा। डी, सामान्य शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा 11 का ध्यान रखना बी, एकीकृत शिक्षा। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सी समस्यात्मक बालक के उपचार के लिए उपयुक्त विधि नहीं है? ए, घर तथा परिवार का उचित वातावरण बनाना। बी, बालकों की समस्याओं के प्रति कठोर दृष्टिकोण। सी, बालक के रुचि के अनुसार कार्यक्रमों का आयोजन। सी, डी, परिवार तथा विद्यालय के मध्य समन्वय। सही जवाब हो जाएगा 12 का ध्यान रखना बी, बालकों की समस्याओं के प्रति कठोर दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता होने या न होने पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है? ए, एकीकृत कक्षा। बी, सामान्य कक्षा। सी, ऋणात्मक शिक्षा। डी, विशिष्ट शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा 13 का ध्यान रखना सी, ऋणात्मक शिक्षा। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा ऋणात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है? ये प्रत्येक छात्र के त्रुटियों एवं कमियों को सही करना। भी, या परीक्षा के पूर्व किया जाता है। सी, या सामान्य एवं विशिष्ट छात्रों दोनों के लिए होता है। डी, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार छात्र समूहों में शिक्षण करना। सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, या परीक्षा से पूर्व किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। ए, 2008। बी, 2009। सी, 2010। 2011। सही जवाब हो जाएगा बी, 2009। अगला प्रश्न है, बिन अधिगमकर्ताओं वाले समावेशी कक्षा में सहकारी अधिगम एवं सहपाठी शिक्षण। सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, सहपाठी स्वीकार्यता हेतु सक्रिय रूप से प्रेरित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, ऑटिज्म संबंधित है। ए, सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता। बी, पढ़ने में क्षमता। सी, लिखने में क्षमता। डी, गणना में क्षमता। तो ऑटिज्म संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा ए, सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता। अगला प्रश्न है, बाल अधिकारी पर यूनाइटेड नेशन सम्मेलन के संदर्भ में निम्न को ध्यान से पढ़िए। ये विकास का अधिकार। बी, अभिव्यक्ति का अधिकार। सी, मनोरंजन का अधिकार। निम्न में कौन सा बाल अधिकार है? सही जवाब हो जाएगा 18 का ध्यान रखना डी, 1, 2, 3 सभी। तो यूनाइटेड नेशन सम्मेलन के संदर्भ में कौन ध्यान दीजिए, तो विकास अधिकार, अभिव्यक्ति अधिकार, मनोरंजन अधिकार, तीनों ये जो है बाल अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विवरण भिन्नता को सबसे अच्छा प्रस्तुत करता है? ए, या लोगों के मत भिन्नता को स्वीकार करता है। बी, या लोगों के मत असमानता को स्वीकार करता है। सी, या लोगों में भेदभाव बढ़ाता है। डी, या लोगों में समानता लाता है। सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, या लोगों के मत भिन्नता को स्वीकार करता है। अगला प्रश्न है, अक्षम लोगों के अधिकार पर यूनाइटेड नेशन सम्मेलन किस वर्ष हुआ?
तो सही जवाब हो जाएगा 20 का ध्यान रखना सी, 13 दिसंबर 2006। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा में शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? ए बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, बी छात्रों के लिए धैर्य एवं लगाव, सी छात्रों की क्षमता का ज्ञान, डी शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो कौन सा गुण समावेशी शिक्षा में शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 21 का डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। अगला प्रश्न है, अधिगम अक्षम बच्चों एवं मानसिक मंदित बच्चों में अंतर है। ये वे प्रायः औसत बुद्धिमत्ता के होते हैं, बी वे अधिकांश क्षेत्रों में सीखने हेतु योग्य होते हैं, सी उन्हें एक क्षेत्र में अधिगम आवश्यकता होती है, डी उपयुक्त सभी। तो अधिगम अक्षम बच्चों एवं मानसिक मंदित बच्चों में अंतर है। सही जवाब हो जाएगा 22 का ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक सृजनशील छात्र निम्न में से किन क्रियाओं द्वारा चिन्हित किया जा सकता है? एक प्रश्न का सही उत्तर देकर भी समस्या पर वास्तविक विचारों को अभिव्यक्ति करके, सी अन्य के साथ बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार, डी किसी समस्या का समाधान। सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, समस्या पर वास्तविक विचारों को अभिव्यक्ति करके। अगला प्रश्न है, बच्चे तथा युवा लोगों में सुनाई देने की आवृत्ति है। ए 20 से 20,000 हर्ट्ज, बी 20 से 2,000 हर्ट्ज, सी 200 से 2,000 हर्ट्ज, डी 1,000 से 20,000 हर्ट्ज। तो बच्चे एवं युवा में सुनाई देने वाली आवृत्ति है, तो आप लोगों को पता होगा जो सुनाई देती है आवृत्ति कितनी होती है। सही जवाब हो जाएगा ए 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो ध्वनि होती है अर्थात आवृत्ति होती है वे हम लोग सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक समावेशी विद्यालय। सही जवाब हो जाएगा 25 का ध्यान रखना आप लोग ए, सीखने की क्षमता भिन्नता के बावजूद सभी छात्रों के अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक एक विशिष्ट बालक होता है या कथन है। ए सत्य, बी असत्य, सी अनिश्चित, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, सत्य। अगला प्रश्न है, सैमुअल ग्रिडले होवे किस देश से संबंधित हैं? ए अमेरिका, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी ब्रिटेन। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए, अमेरिका। अगला प्रश्न है, आईईपी का पूर्ण रूप होता है। ए पारस्परिक एजुकेशन प्रोग्राम, बी इंटर एजुकेशन प्रोग्राम, सी इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, डी इनमें से कोई नहीं। तो आईईपी का पूर्ण रूप होता है, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना सी इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार 2009 कब अस्तित्व में आया? ए 1 अप्रैल 2010, बी 1 मई 2010, सी 10 जून 2009, डी 10 मई 2009। शिक्षा का अधिकार 2009 कब अस्तित्व में आया? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए 1 अप्रैल 2010 से। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009 ये कब से लागू हुआ? एक तरह से 1 अप्रैल 2010 से। महत्वपूर्ण एमएड में भी पूछा गया है तो आ सकता है, ठीक है। SCERT का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा सी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला प्रश्न है, DIET का पूर्ण रूप क्या है अर्थात डाइट का पूर्ण रूप क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला प्रश्न है, SSA का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न है, विकलांगजन अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा 33 का ध्यान रखना ए 1995 से। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधितों को किसमें मापा जाता है? ए डेसिबल, बी किग्रा, सी डायोप्टर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए डेसिबल। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक होने का आधार है। ये शैक्षिक विकास, भी शारीरिक विकास, सी मानसिक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालकों की शैक्षिक उपलब्धि होती है। ए 85 से कम, बी 85 से ज़्यादा, सी
40 + D 90 से 100। तो पिछड़े बालकों की शैक्षिक लब्ध होती है, सही जवाब हो जाएगा ए 85 से कम। 140 प्लस जो है प्रतिभाशाली में आ जाता है, ठीक है। 90 से 110 जो है ये सामान्य में आ जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा बालक विशिष्ट बालक नहीं है? ये पिछड़ा बालक, बी औसत बालक, सी प्रतिभाशाली बालक, डी विकलांग बालक। तो कौन सा बालक विशिष्ट बालक नहीं है, महत्वपूर्ण में रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा बी औसत बालक। अर्थात औसत बालक जो है ये विशिष्ट बालक नहीं, मतलब पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, विकलांग बालक, ये सब क्या है, विशिष्ट में आते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य बालकों की IQ होती है ए 90 से 100, बी 70 से कम, सी 85 से ज़्यादा, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 38 का ए 90 से 110। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई? ए 1993, बी 1988, सी 1990, डी 1987। तो भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई? सही जवाब हो जाएगा ए 1993। अगला प्रश्न है, DPEP का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। आप लोग ध्यान कर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर लिंक मिल जाएगा सारे पेपर के, जो पहले से प्रैक्टिस सेट हल है 2023, वो भी उतना ही आज महत्वपूर्ण है। जो कुछ चीज़ें बदलाव हुआ है वो अपडेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो उससे भी आप हल कर सकते हैं। जैसे अभी नहीं हल कर पाए हैं मतलब योगा एजुकेशन इन्वायरमेंट का, तो आप वहाँ से देख सकते हैं जो पुराने वीडियो हैं, ठीक है। सारे महत्वपूर्ण हैं। प्राथमिक शिक्षा प्रणाली के पुनर्जीवित करने और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख पहल को रूप में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम मतलब DPEP की कद्र केंद्र प्रायोजित योजना 1994 से शुरू की गई थी। भारत में DPEP कब शुरू हुआ? सही जवाब हो जाएगा सी 1994 में। अगला प्रश्न है, DPEP का मुख्य उद्देश्य था ये ड्रॉप आउट दर को कम करना, भी प्राइमरी शिक्षा की सार्वभौमिकरण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, ड्रॉप आउट दर को कम करना, प्राइमरी शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना शुरू की, ये राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी UGC, डी डाइट। सही जवाब हो जाएगा बी केंद्रीय सरकार। अगला प्रश्न है, चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी एक्ट कब अस्तित्व में आया? ये 1995, बी 1990, सी 2000, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 44 का बी 1990। 1975 में हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट था, जो बाद में 1990 में संशोधन करके डिसेबिलिटी एक्ट हुआ। अगला प्रश्न है, पर्सनल विथ डिसेबिलिटी एक्ट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए अंधेपन का संरक्षण, बी कम दृष्टि संरक्षण, सी सुनने में परेशानी का संरक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट से है? सही जवाब हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना, सी 253। अगला प्रश्न है, क्या NIOS समावेशी शिक्षा में मददगार होती है? ए हाँ, बी नहीं, सी अनिश्चित, डी में से कोई नहीं। तो क्या NIOS समावेशी शिक्षा में मददगार होती है? सही जवाब हो जाएगा 47 का, ध्यान रखना, ए हाँ। जो डिस्टेंस एजुकेशन है ये सारे जो हैं मददगार होते हैं, चाहे इंदिरा गांधी इग्नू हो गया या फिर यूपी में अगर देखें तो राजेश टंडन है। अगला प्रश्न है, कौन सा सार्वभौमिक प्राइमरी शिक्षा पर बल देता है? ए UGC, बी NCTE, सी सर्व शिक्षा अभियान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी सर्व शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न है, क्या तमन्ना एक गैर लाभ स्वैच्छिक संगठन है? ए हाँ, बी नहीं, सी अनिश्चित, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए हाँ। अगला प्रश्न है, NGO का पूर्ण रूप क्या है? ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बी नो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सी नॉट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो NGO का पूर्ण रूप पूछ रहा है, सही जवाब हो जाएगा ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग ध्यान कर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले BD 203 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारे वीडियो आप इसकी क्रम्स मिल जाएगी, और जस्ट उसके नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगी। और आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे
तो योगा एजुकेशन जो है और इन्वायरमेंट उसके भी प्रैक्टिस सेट हल पड़े हुए हैं 2023 के, वो सारे देख सकते हैं, सारे उतने ही आज भी महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है RCI अर्थात भारतीय पुनर्वास परिषद संवैधानिक निकाय कब बनी? सही जवाब हो जाएगा बी, 22 जून 1993। अगला प्रश्न है SEN निम्न से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ए स्पेशल एजुकेशन नीडेड, बी स्पेशल एजुकेशन नीड्स, सी स्पेशल एजुकेशन नेशंस, डी स्पेशल एजुकेशन नॉर्म्स। सही जवाब हो जाएगा 52 का बी, स्पेशल एजुकेशन नीड्स। अगला प्रश्न है बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? ए स्वास्थ्य, बी वंशानुक्रम, सी पर्यावरण, डी उपयुक्त सभी। तो बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी का, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे जीन हो, चाहे एनवायरमेंट हो। अगला प्रश्न है निर्देशन प्रक्रिया है ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी जीवन पर्यंत, डी उपयुक्त सभी। तो निर्देशन मतलब गाइडेंस प्रक्रिया क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है व्यावसायिक निर्देशन के जनक हैं ए JB कॉनिट, बी फ्रैंक पार्सन, सी कैली डी डेविस। सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, फ्रैंक पार्सन्स। अगला प्रश्न है अधिगम असफलता का कारण क्या है? ए वंशानुगत कारण, बी जैविक कारण, सी वातावरण संबंधी कारण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है समूह शिक्षण विधि है एक खेलकूद की, भी शिक्षण किसी शारीरिक व्यायाम के, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, शिक्षण की। अगला प्रश्न है निर्देशन का उद्देश्य है ये भावी जीवन के लिए तैयार करना, भी समाज में यथोचित स्थान दिलाना, सी या विकास हेतु दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो निर्देशन का उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना आप लोग, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है अधिगम बाधितता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया ए सैमुअल ए किर्क, बी रीसमैन, डी सी हेविंग हर, डी इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम बाधिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, सही जवाब हो जाएगा ए सैमुअल ए किर्क। अगला प्रश्न है निम्न से गत्यात्मक अक्षम बालक कौन नहीं है? ए लंगड़े लूले लंगड़े हाथ कटे, बी पांव फिरासी, मनोवैज्ञानिक विकार, डी लकवाग्रस्त। इसमें बोल रहा है कौन सा गत्यात्मक अक्षम बालक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी मनोवैज्ञानिक विकार, ये नहीं, बाकी लंगड़े लूले हाथ कटे, पांव फिरा, लकवाग्रस्त, ये सब गत्यात्मक अक्षम बालक हैं। अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है ए बाणी बाधित द्वारा, बी दृष्टि बाधित द्वारा, सी सृजनात्मक बालक द्वारा, डी इनमें सब कोई नहीं। तो ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है, सही जवाब हो जाएगा बी दृष्टि बाधित बालक, दृष्टि बाधित द्वारा। अगला प्रश्न है विशिष्ट बालकों के प्रकार निम्न से कौन सा है? ये श्रवण बाधित, बी दृष्टि बाधित, सी वाणी बाधित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है अधिगम बाधिता की विशेषता है ये पढ़ने की क्षमता, असमर्था, बी लेखन की आवश्यकता, सी संप्रेषण को समझने की समस्या, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 63 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? ए न्यून अवधान विकार, बी अपसारी चिंतन, सी धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, डी एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। सही जवाब हो जाएगा 64 का सी धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता। अगला प्रश्न है निम्न से मानसिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है? ये वंशानुक्रम, बी शारीरिक कारक, सी संवेगात्मक कारक, डी सांस्कृतिक कारक। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी सांस्कृतिक कारक। अगला प्रश्न है समस्यात्मक बालकों की विशेषता है ए अप्रसन्नता, बी भय, सी संदेह भाव, डी उपयुक्त सभी। समस्यात्मक बालकों की विशेषता है, सही जवाब हो जाएगा 66 का जी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान NIVH कहाँ स्थित है? ये देहरादून, बी झांसी, डी सी नई दिल्ली, डी आगरा। तो राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ए देहरादून। महत्वपूर्ण ध्यान रखिए आप लोग। निम्न से प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है? ये जिज्ञासु, बी झगड़ालू, सी सृजनात्मकता, डी अभिव्यक्ति में नवीनता। सही जवाब हो जाएगा 68 का बी झगड़ालू। अगला प्रश्न है
मानसिक रूप से पिछड़े बालक की पहचान है ए अमूर्त चिंतन का भाव भी, लघु उदाहरण विस्तार सी, दोषपूर्ण शब्दावली डी, उपयुक्त सभी। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की पहचान है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, तो सही जवाब हो जाएगा 70 का ए। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। अगला प्रश्न है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की ए मनोवैज्ञानिक एजेंसी है, बी प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी है, सी मध्य सामाजिक एजेंसी है, डी द्वितीय सामाजिक एजेंसी है। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की सही जवाब हो जाएगा बी, प्राथमिक समाजीकरण एजेंसियां हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं ए मंदबुद्धि बालक, बी प्रतिभावान, सी बाल अपराधी, डी उपयुक्त सभी। तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू होता है ए 140 से ज़्यादा, बी 90 से कम, सी 90, डी 50 से कम। तो प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू होता है, सही जवाब हो जाएगा 73 का ए, 140 से ज़्यादा। ध्यान रखना 90 से 110 सामान्य में आता है, ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जो बुद्धिलब्ध वाला है, ध्यान को श्रेणी आप याद कर लीजिए, हर साल प्रश्न पूछता है 1-2। खासकर प्रतिभाशाली तो 140 से प्लस, से सामान्य 90 से 110, दोनों याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्न से किस शिक्षण विधि का प्रयोग समावेशी छात्रों के लिए होता है? ए दल शिक्षण, बी उपचारात्मक शिक्षण, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 74 का सी, ए भी दोनों, दल शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सी विशेषता विशिष्ट शिक्षक की नहीं है? ए सहयोगी, बी संसाधन युक्त, सी अहंकारी, डी ऊर्जावान। सही जवाब हो जाएगा 75 का सी, अहंकारी। अगला प्रश्न है, समावेशित कक्षा कक्ष प्रभावशीलता है तो क्या आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 76 का सी, शारीरिक एवं मानसिक दंड। ध्यान का एक नेगेटिव पॉइंट है दंड, किसी भी स्कूल में इसे ट्राइड नहीं है। विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, ये विशेष बालकों के लिए भी, सामान्य बालकों के लिए सी, ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, सही जवाब हो जाएगा ए, विशेष बालकों के लिए। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के आयाम है ए पहुंच, बी स्वीकृति, सी प्रतिभागिता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में सभी को शिक्षा का अभिप्राय है ए पूर्व बाल अवस्था देखरेख एवं शिक्षा, बी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सी सभी वंचितों एवं बाधितों की शिक्षा, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 79 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, किसी दस्तावेज में कहा गया है समान भागीदारी के रूप में आम समाज के विकलांगों को समेकित। किस दस्तावेज में कहा गया है समान भागीदारी के रूप में आम समाज के साथ विकलांगता को समेकित करना, उन्हें सामान्य विकलांग के लिए तैयार करना तथा साहस एवं विश्वास के साथ जीवन का सामना करने के योग बनाने से है। सही जवाब हो जाएगा बी, NPE 1986। अगला प्रश्न है, लेखन संबंधी क्षमता है ए डिसलेक्सिया, बी डिस्फेसिया, सी डिस्कैल्कुलिया, डी डिस्ग्राफिया। तो लेखन संबंधी क्षमता है, सही जवाब हो जाएगा डी, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया मतलब होता है लिखने से, डिसलेक्सिया पढ़ने से, डिस्कैल्कुलिया गणितीय समस्या, डिस्फेसिया भ्रम की समस्या, सभी याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अक्षमों की शिक्षा में बाधाएं हैं ये परिवार या समाज की नकारात्मक अभिवृत्ति, भी अक्षमों का उपनाम, सी संसाधन की कमी, डी उपयुक्त सभी। तो अक्षमों में की शिक्षा में बाधाएं हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। परिवार और समाज की नकारात्मक अभिवृत्ति भी है, ठीक है। अक्षमों की उपनाम, संसाधन की कमी, सभी है। अगला प्रश्न है, दिव्यांग बालकों के कौन कौन से विद्यालय हो सकते हैं? ये विशिष्ट विद्यालय, भी समावेशित विद्यालय, सी एकीकृत विद्यालय, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 83 का डी, ये सभी। तो दिव्यांग बालकों के कौन से विद्यालय हो सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी, चाहे विशिष्ट हो, समावेशी विद्यालय, एकीकृत विद्यालय, सभी।
अगला प्रश्न है, विशिष्ट विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य नहीं है यह क्षमों बालकों की शिक्षा भी दिव्यांग श्रेणी के अनुसार अलग अलग कक्षा सी मानवीय पूंजी का निर्माण डी व्यक्तिगत लाभ। सही जवाब हो जाएगा डी व्यक्तिगत लाभ। व्यक्तिगत लाभ ये नहीं है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत ए कक्षागत विविधताओं को स्वीकार एवं सम्मान किया जाता है, बी कक्षा अक्षम एवं सामान्य बालकों को एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाया जाता है, सी शिक्षक जानकार तथा संवेदनशील होते हैं, डी उपयुक्त सभी। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सही जवाब हो जाएगा T5 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था में क्या शामिल नहीं है, ये सभी प्रकार के बालकों का प्रवेश, बी दिव्यांग बालकों का प्रवेश, सी विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग, डी विशिष्ट पाठ्यक्रम। तो विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था में क्या शामिल नहीं है, सही जवाब हो जाएगा T6 का ए, सभी प्रकार के बालकों का प्रवेश नहीं है। ठीक है, विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था में दिव्यांग का प्रवेश है, विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग और विशिष्ट पाठ्यक्रम है, ये सारी शामिल है। ठीक है, लेकिन सभी प्रकार के बालकों का प्रवेश नहीं है। महत्वपूर्ण ध्यान रखना, इसको ध्यान अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत दिष्ट दिव्यांग छात्रों हेतु उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री क्या नहीं है, ए टेप रिकॉर्डर, बी पास कॉस्ट, सी बोलते कैलकुलेटर, डी वीडियो टिप्स। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत दिष्ट दिव्यांग छात्रों हेतु उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री क्या नहीं है, सही जवाब हो जाएगा T7 का डी वीडियो टिप्स नहीं है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में श्रवण बाधितों हेतु शैक्षिक सुविधाएं हैं, ये श्रवण सहायक उपकरणों का प्रयोग भी, श्रवण प्रशिक्षण सी कक्षा का समुचित प्रावधान डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा T8 का डी ये सभी। अगला प्रश्न है, दृष्टि क्षमता को मापा जाता है, ए स्नेल चार्ट द्वारा, बी ऑडियोमीटर द्वारा, सी माइक्रोफोन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। दृष्टि क्षमता को मापा जाता है, सही जवाब हो जाएगा 89 का ए स्नेल चार्ट द्वारा। अगला प्रश्न है, PWD एक्ट 1995-96 के अंतर्गत दिव्यांगता के किसी भी श्रेणी में कितने प्रतिशत क्षतिग्रस्तता होनी चाहिए, ये 50, 20, 60, सी 40, डी 30%। सही जवाब हो जाएगा सी 40%। PWD एक्ट 1995-96 के अंतर्गत दिव्यांगता की किसी भी श्रेणी में कितने प्रतिशत क्षतिग्रस्तता होनी चाहिए, 40%। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा शब्द दिव्यांगता से संबंधित नहीं है, ये दिव्यांगता, बी अक्षमता, सी गंभीरता, डी असमर्थता। सही जवाब हो जाएगा डी असमर्थता। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार के बालकों को सम्मिलित किया जाता है, किया गया है, ये दृष्टि दिव्यांग बच्चे भी, श्रवण दिव्यांग बच्चे सी, मानसिक मंद बच्चे डी उपयुक्त सभी। भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार के बालकों को सम्मिलित किया गया है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, राज्य बेरोजगारों, वृद्धों, रोगी व्यक्तियों व असहाय व्यक्ति के लिए शिक्षा, व्यवसाय तथा जन सहायता का प्रावधान करेंगे। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी अनुच्छेद 41। PWD एक्ट 1995-96 कल्याण के लिए है, ये दिव्यांगजनों, भी मजदूरों, से शिक्षकों, डी किसानों के। सही जवाब हो जाएगा 94 का ए दिव्यांगजनों के लिए, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की कौन सी विशेषता असत्य है, मतलब गलत है। सही जवाब हो जाएगा 95 का सी विशिष्ट बालकों की आवश्यकताएं सामान्य होती हैं, ये गलत है, बाकी सभी सही है। विशिष्ट बालकों की गुण व प्रकृति सामान्य बालकों से अलग होती है। विशिष्ट बालकों के विकास हेतु विद्यालय कार्य परिवार प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालक विभिन्न प्रकार से योग्य होते हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु कौन सी समस्या नहीं होती है, यह सामाजिक विघटन की समस्या, बी अक्षमता को समझने की समस्या, सी व्यावसायिक प्रशिक्षण की समस्या, डी औपचारिक शिक्षा की समस्या। तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु कौन सी समस्या नहीं होती, सही जवाब हो जाएगा 96 का ए सामाजिक विघटन की समस्या। अगला प्रश्न है, बहुदिव्यांगता कितने प्रकार की होती है, ए एक प्रकार की दिव्यांगता, बी दो या दो से अधिक प्रकार की दिव्यांगता, सी किसी प्रकार की दिव्यांगता नहीं, डी उपयुक्त सभी। तो बहुदिव्यांगता कितने प्रकार की होती है, सही जवाब हो जाएगा बी दो या दो से अधिक प्रकार की। इसमें बहु पूछा, बहु मतलब बहुत, एक है तो एक प्रकार हो जाएगा, दो या दो से अधिक है तो बहुदिव्यांगता हो जाएगी।
विशिष्ट बालकों के श्रेणी के अंतर्गत कौन से बालक नहीं आते? ए प्रतिभाशाली बच्चे, बी मानसिक मंद बच्चे, डी सी सामान्य बच्चे, डी शारीरिक दोष वाले बच्चे। सही जवाब हो जाएगा 98 का सी सामान्य बच्चे। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदी तथा अधिगम क्षमता है, ये दोनों एक बी दोनों अलग अलग सी दोनों पारस्परिक आश्रित डी इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक मंदिता और अधिगम अक्षमता है, सही जवाब हो जाएगा सी दोनों परस्पर आश्रित। अगला प्रश्न है, बुद्धि स्तर के आधार पर शिक्षा हेतु मंद बुद्धि बालकों को कितने भागों में बांटा गया है? ये शिक्षा प्राप्त करने योग्य बी, प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य सी, अभिरक्षणी डी ये सभी। तो बुद्धि स्तर के आधार पर शिक्षा हेतु मंद बुद्धि बालकों को कितने भागों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकते हैं। ABA का तात्पर्य मतलब फुल फॉर्म है ए अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, बी अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस, सी अप्लाइड बेसिक एनालिसिस, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? ए डिस्ग्राफिया, बी हाइपरलेक्सिया, सी डिस्कैलकुलिया, डी डिसलेक्सिया। 20 से 35 स्तर के बुद्धि उपलब्ध किस अक्षमता को दर्शाता है? ए कम, बी मध्यम, बी सी तीव्र, डी प्रगाढ़। अगला प्रश्न है, कौन सा विशिष्ट बालक है? ए प्रतिभाशाली बालक, बी पिछड़ा बालक, सी दिव्यांग विकलांग बालक, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए यूनानी, बी लैटिन, सी फ्रेंच, डी अंग्रेजी। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 203 यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सारी वीडियोस क्रम से आपको मिल जाएगी। जैसे इसके नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिए गए, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। और आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे सारे पेपर जो 204 205 मतलब योगा एजुकेशन एनवायरमेंट भी सॉल्व हुआ है, उसे आप देखते रहें, उतना ही महत्वपूर्ण है। 2023 वाला भी ठीक जो चेंज हुआ है उसको हम लोग करा देंगे, ठीक है, तो आप उसको देखते रहें। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 3, ठीक है, समावेशी विद्यालय का निर्माण, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फ्रेंड जो भी बीएड कर रहे हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, उस पेपर के सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से आएंगे, ठीक है। 202 जो खास करके थोड़ा सा टफ माना जाता है, तो उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर, जो प्रैक्टिस सेट हल करवाए मैक्सिमम लगभग 100 में से मान के 70-80 प्रश्न आ जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जो भी टाइम बचा है कुछ मत करिए, सारे प्रैक्टिस सेट डालिए, आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करें और शेयर किया करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।